हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सुनीला लेकर आई हूँ एक नई कहानी अधूरा चित्र। अंकिता मुझसे उम्र में बड़ी थी, पर मैं उसे देखते उस पर मोहित हो गया और उससे प्रेम कर बैठा। क्या यह प्रेम कहानी विवाह की मंजिल तक पहुँची? आइए सुनते हैं यह प्रेम कहानी अधूरा चित्र। अरे अमर बेटा, तुम कॉलेज से कब आए? आज मेरे कमरे में कैसे? मम्मी की बेउक्ति पर ध्यान न देते हुए मैंने एक सरसरी नज़र सब पर डाली। सभी जाने पहचाने चेहरे थे। इनमें से वो कौन थी? अमर, चल इधर आ, मेरी छोटी बहन से मिल, पम्मी आंटी ने लगभग मुझे खींचते हुए कहा। अपने जुड़े हुए हाथ मैंने उस तरफ घुमा दिए जिस तरफ आंटी ने इशारा किया था, पर वहाँ कोई आंटी तो नहीं। हेलो अमर कहते हुए तुमने हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया था। उस आकस्मिक परिचय से मैं सकपका गया था। जी जी हेलो अंकिता, यह है मेरा बेटा अमर, मेडिकल में पढ़ता है यहीं दिल्ली में। मम्मी इससे पहले कुछ और कहती, मैंने उन्हें इशारे से चुप करा दिया। और आप कहाँ पढ़ती हैं अंकिता? मेरे उस प्रश्न पर पूरा कमरा ठहाकों से भर गया। अमर, मैं पढ़ती नहीं पढ़ाती हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में हिंदी की लेक्चरर हूँ, तुमने सरल मुस्कान के साथ कहा था। अमर बेटा, 27 साल की है ये? मम्मी का इस तरह तुम्हारी उम्र का ढिंढोरा पीटना मुझे बहुत अजीब लगा था, इसलिए बाद में मैंने तुमसे माफ़ी भी मांगी थी। तुमने कितनी शालीनता से बात बदल दी थी। अरे कोई बात नहीं अमर, मुझे उनकी बात बिल्कुल बुरी नहीं लगी। तुम कभी मेरे घर आना, खूब सारी बातें करेंगे। अभी तो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। बाद में मम्मी ने बताया, पता चला कि अपनी बहन का घर होते हुए भी तुमने अलग रहना पसंद किया था। पता नहीं कैसी लड़की है, अपनी बहन के घर नहीं रह रही, अलग फ्लैट लिया है। बड़ी घमंडी लगी मुझे तो। तभी तो अपने पति से नहीं निभी, 4 महीने में ही तलाक हो गया। क्या वो तलाक शादीशुदा है? मैं चौंक गया था। शादीशुदा नहीं, तलाकशुदा, मम्मी की आवाज़ में तल्खी थी। उसके 2 महीने बाद जब मैं कॉलेज से लौट रहा था तो तुम्हें रोड के किनारे खड़े देखा था। दूर से ही तुम्हें पहचान गया था मैं। अंकिता, आप यहाँ? हाय अमर, मेरी एक मित्र यहाँ रहती है, उन्हीं से मिलने आई थी, अंकिता बोली। ओह अच्छा, आइए बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ, मैंने तुमसे कहा। अरे नहीं, मैं रिक्शा कर लूँगी, आज वो मेरी स्कूटी ख़राब हो गई है, वरना तो। कहीं रिक्शा दिख भी रहा है आपको? चलिए, आज आपकी स्कूटी ख़राब है तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। उस दिन के बाद हम मिलने लगे। मुझे तुम्हारा और तुम्हें मेरा साथ अच्छा लगने लगा था। आपसे तुम तक का सफ़र तो मैंने तय कर लिया था, परंतु मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैंने अपने दिल की बात तुमसे कही थी। उस दिन मैं बहुत खुश था। मेरा चयन एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में अच्छे पद पर हो गया था। जब मैं तुम्हारे घर पहुंचा तो तुम किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। हाँ हाँ, ज़रूर आऊँगी, मम्मी पापा ठीक हैं, दीदी को बता दूँगी, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ अनिल। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे हृदय पर बहुत तेज मुक्का मारा हो। अनिल तुम्हारे पूर्व पति का नाम था। अनिल? मैं सिर्फ इतना ही कह पाया था। अमर, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब मैं वास्तविक रूप से आज़ाद हूँ। पन्नों पर तो कब की आज़ाद हो चुकी थी, अब मानसिक रूप से भी हो गई हूँ। तुमने कहा था, मतलब? अमर, अनिल हमारी शादी के पहले से पारुल से प्यार करता था, परंतु अपने घर वालों के दबाव में मुझसे शादी कर ली। जब उसने मुझे बताया, पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लगा कि कितना कमज़ोर है यह पुरुष। परंतु वह पुरुष था अंकिता, वह कह सकता था। मैं बोला, नहीं अमर, कोई सिर्फ इसलिए मजबूत नहीं हो सकता क्योंकि वो पुरुष है। कोई अपनी कायरता से भरे निर्णय को अपनी मजबूरी के पीछे नहीं छिपा सकता। पुरुष भी कमज़ोर हो सकता है और स्त्री भी। ठीक वैसे ही कोई स्त्री या पुरुष मजबूत भी हो सकते हैं। देखता रह गया था मैं तुम्हें, इस तरह तो कभी सोचा ही नहीं था मैंने। तभी तो तुम सबसे भिन्न थी। अमर, यही सब सोचकर मैंने अनिल को माफ़ कर दिया। एक पल भी मैं उस घर में नहीं रुकी। आज अनिल का फ़ोन आया था, वो पारुल से शादी कर रहा है, उसके घर वाले मान गए हैं। अंकिता, मैं तुम्हारे करीब आ गया था। मेरे मुंह से अपना नाम इतने करीब से सुनकर तुमने आंखें बंद कर ली थी, परंतु मेरी मुग्ध दृष्टि में अब न भय था न संकोच। कुछ दिनों पहले एक स्त्री की मोहक
पेंटिंग देखकर मुग्ध रह गया था। क्या मैं कभी ऐसी पेंटिंग बना पाऊँगा? परंतु देखो, विधाता ने उससे भी अधिक मोहक सौंदर्य की मूर्ति मुझे दे दी। यह कहकर मैंने तुम्हें आलिंगनबद्ध कर लिया। पता नहीं कितने पलों तक हम वैसे ही रहे। फिर तुम्हारे भींगे शब्द मेरे कानों में अमृत की तरह पड़े थे। यह सब क्या है अमर? आकर्षण या प्रेम? यह प्रेम है अंकिता, इतना ही कह पाया था मैं। उसके बाद हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्दों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। नौकरी की वजह से मुझे पूना जाना पड़ा, परंतु दूरियां स्थान की थीं, दिलों की नहीं। इस अलगाव ने मुझे तुम्हारे और करीब ला दिया था। तुमसे दूर रहना मुझे मुश्किल लग रहा था, इसलिए मैंने खुद ही एक निर्णय ले लिया। मैंने अपने घर वालों से हमारे रिश्ते की बात कर ली और जैसा सोचा था घर में काफ़ी हंगामा हुआ। अभी तेरी उम्र ही क्या है? शादी की क्या जल्दी है? सिर्फ 23 साल का है तू और वो 30 साल की है। पागल हो गया है क्या? मम्मी ने कहा था। मम्मी 29 की है अंकिता, और आप शायद भूल गई हैं मैं 24 का हूँ। और वैसे भी हाँ हाँ ठीक है, समझ गए, काफ़ी समझदार हो गए हो तुम। शादी पर किताब लिख सकते हो, परंतु हमें क्या उससे मिलने की अनुमति है या वो भी नहीं है? पापा ने कहा था। आपको पता है वो तलाकशुदा है, आप भी। बाकी की बात उससे मिलने के बाद। पापा ने मम्मी की बात बीच में ही काटकर अपना निर्णय सुना दिया था। और फिर मैंने तुम्हें बताया था। अमर, तुम्हें एक बार मुझसे पूछना चाहिए था, तुमने मुझसे कहा। पूछना किस लिए? हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और प्रेम की मंजिल विवाह ही होती है। अमर, प्रेम की कोई मंजिल नहीं होती। प्रेम एक सफ़र है, एक ऐसा सफ़र जिसे दो लोगों को एक साथ तय करना होता है। मंजिल मिल जाने के बाद तो सफ़र समाप्त हो जाता है ना। तुम्हारे अनुसार तो शादी प्रेम रूपी सफ़र का अंत है। तो फिर क्या है शादी? मैंने पूछा। शादी प्रेम रूपी सफ़र का वो पड़ाव है जहाँ हम कुछ पल के लिए तब ठहरते हैं जब हमें लगता है कि यही वह साथी है जिसके साथ हमें यह सफ़र आगे तय करते हुए समाप्त भी करना है। क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करती अंकिता? मैं तुमसे अवश्य प्रेम करती हूँ अमर, परंतु मुझे यह पता नहीं कि क्या तुम वही हो जिसके साथ मुझे वह पड़ाव लेना है। प्लीज़ अंकिता, मैं तुम्हारी तरह बड़ी बड़ी बातें करना नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। आज शाम मेरे घर वाले आ रहे हैं तुमसे मिलने। तुम्हारे मम्मी पापा से मेरे पापा ने बात कर ली है, वो भी बहुत खुश हैं। तुम्हारे चेहरे के बदलते भावों को दरकिनार करता हुआ मैं अपनी रौ में बोलता जा रहा था। मेरे घर वालों को तुम काफ़ी पसंद आई थी, परंतु तुम्हारी सारी खूबियों में उन्हें जो खूबी पसंद आई थी वह थी तुम्हारी सरकारी नौकरी। फिर भी उम्र का अंतर उन्हें असमंजस में डाले हुए था। 2 दिन बाद मैं तुमसे मिलने आया था, तुमने ही मुझे मिलने के लिए बुलाया था। आ गए अमर? क्या कहा तुम्हारे घर वालों ने? उन्हें तुम बहुत पसंद हो, परंतु वह तुम्हारी उम्र की चिंता न करो, वो मान जाएंगे। अमर छोड़ो ये शादी वादी, हम बिना शादी के भी तो साथ रह सकते हैं। क्या कह रही हो अंकिता? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम बालिग हैं, विवाह स्वयं कर लेते हैं। अंकिता, मैं यहाँ उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम बात बिगाड़ने पर आमादा हो। वैसे भी जिस विवाह में बड़ों का आशीर्वाद न हो वह विवाह कभी सफल नहीं होता। कितने ज़ोर से हंसी थी तुम, जैसे मैंने कोई बहुत हास्यास्पद बात कह दी हो। ऐसा होता अमर तो कभी अरेंज्ड मैरिज में तलाक नहीं होता। खैर छोड़ो, जो बात कहने के लिए बुलाया था वो तो कह दूँ। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। परंतु अंकिता, मेरे घर वालों को तुम पसंद हो। पसंद मैं या मेरी नौकरी? तुमने कहा। मतलब तुम पसंद हो अंकिता, मैंने कहा। परंतु मुझे वे लोग पसंद नहीं हैं। क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई लड़की ऐसा भी सोच सकती है। लड़कियां तो अपने होने वाले पति तथा उसके घर वालों की पसंद के अनुसार अपना पूरा व्यक्तित्व बदल देती हैं। क्यों सिया? चीख पड़ा था मैं। क्यों? क्योंकि मैं कोई दुकान पर रखी हुई वस्तु नहीं हूँ अमर सिन्हा, जिसके सामने बैठकर आप उनके गुणों और अवगुणों की समीक्षा करते हैं। मेरे सामने बैठे थे वे लोग और मेरे ही बारे में अनर्गल बोले जा रहे थे। तुम्हारे घर वाले मुझे जीवित तो समझते हैं ना? आपस में चर्चा करना गलत कैसे हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या गलत किया उन्होंने? बस इतना ही तो पूछा था तुम्हारी मम्मी ने। अंकिता, क्या तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाया था
और फिर साफ शब्दों में मतलब भी बताया था। मेरा कौमार्य भंग तो नहीं हुआ, बनाया तो क्या, और उसके अलावा किसी और के साथ बनाया तो क्या? क्या इससे मेरे चरित्र पर दाग लग गया? मैं चरित्रहीन हो गई? तुम्हारी मम्मी को मैं तुम्हारी आंटी लगती हूँ। उन्होंने मुझसे पूछना चाहा कि आखिर ऐसा मैंने क्या किया जो उनका संस्कारी बेटा इस आंटी के चक्कर में पड़ गया। अंकिता, मम्मी थोड़े गुस्से में थी, परंतु रियली? और उन्हें कैसे लगा कि मैं उनका गुस्सा सहने के तैयार हूँ? क्या हक है उनका मुझ पर? अभी जानती कितना है मैं मुझे नहीं लगता कि अभी मेरा उनसे मजाक अथवा गुस्सा दिखाने जैसा कोई संबंध है, अथवा हर अजनबी के साथ उनका यही व्यवहार होता है। वे तुमसे बड़ी हैं, अपनों से बड़ों की इज्जत करना क्या तुम्हें नहीं आता है? और जहाँ तक व्यवहार की बात है, हर अजनबी से उनका बेटा शादी नहीं करना चाहता। मैंने कहा, शादी करना चाहता है तो उन्हें हक मिल गया उसके आत्मसम्मान के टुकड़े करने का। मेरी नज़र में लोग उम्र से नहीं अपने काम से बड़े होते हैं अमर। मेरी नज़र में ऐसे मनुष्यों की कोई इज्जत नहीं जो दूसरे मनुष्य की इज्जत करना नहीं जानते हों। अंकिता, तुम जानती हो किसके बारे में बात कर रही हो? हाँ बिल्कुल, मैं उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जो अपनी बेटी की शादी खुशी खुशी 15 साल बड़े लड़के से कर देते हैं, परंतु जब बात बेटे की आती है तो उम्र का यही फ़र्क सामने आ जाता है, भले ही लड़की कितनी भी गुणवान क्यों न हो। अंकिता, हमें समाज में विधान को सिर झुकाकर स्वीकार करना होगा। पता नहीं, परंतु जब तक जीवित हूँ उन्हीं आदर्शों पे चलूँगी जो मैंने स्वयं के लिए बनाए हैं। तुम्हारे जैसे लोग सदा अकेले रह जाते हैं अंतिम समय में भी। कैसे कह गया था मैं ऐसा? अकेली हो सकती हूँ ज़रूर अमर, परंतु दावा है कि दुखी नहीं रहूँगी। अपने आसपास नकली दोहरा मापदंड रखने वाले तथा अवसरवादी मित्रों की भीड़ इकट्ठी करना मैं नहीं चाहती। जाओ अमर, अपनी दुनिया में लौट जाओ। तुम्हारी प्रसन्नता की सदा ही कामना करूँगी। हो सके तो कुछ समय अपनी चित्रकला को ज़रूर देना। तुमने कहा था, क्या तुमने मुझसे कभी प्रेम नहीं किया? क्या मेरी अप्रसन्नता से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? मैंने पूछा। अवश्य किया है, अभी भी करती हूँ, परंतु तुम्हें प्रसन्न करने का मतलब स्वयं की अप्रसन्नता है तो वह मुझे अस्वीकार है। अब मुझसे कुछ कहा नहीं गया, गला रूंध आया था मेरा। इतना कच्चा तो मैं कभी नहीं था, लेकिन सामने यह जो नारी खड़ी है उसने मुझे पिघला दिया था। कहना न होगा, वह हमारी आखिरी मुलाकात थी। तुम चली गई थी, मैं चित्रकला को अपना एकांत साथी बना लिया। जो भी समय मिलता चित्र बनाता। तुम्हें खोकर मैंने तुम्हें पाया था अपने चित्रों में। जितना मैं चित्रकला को अपनाता गया उतना ही तुम्हारी बातों के मर्म को समझता गया। सबको लगता था कि मेरी तुम्हारे प्रति आसक्ति समय के साथ समाप्त हो जाएगी, परंतु 3 साल बीत जाने के बाद भी तुम्हारे प्रति न मेरी आसक्ति में कमी आई न मेरे प्रेम में। अंकिता, पिछले 2 साल से मैंने कुछ चित्र बनाए हैं। उनमें से एक चित्र को सर्वश्रेष्ठ चित्र का पुरस्कार मिला है। सभी चित्रों को नाम मैंने स्वयं दिया है, परंतु यह एक चित्र है जिसके नामकरण का उत्तरदायित्व मैं तुम्हें देता हूँ। 25 तारीख को मेरे चित्रों की प्रदर्शनी लग रही है। तुम आओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरा वह चित्र पूर्ण हो जाएगा, परंतु अगर तुम नहीं आओगी तो भी कोई बात नहीं, अंतिम निर्णय तो तुम्हारा ही होगा। परंतु चित्र अधूरा रह जाएगा और यह दुख अवश्य होगा। उस चित्र की छवि भेज रहा हूँ। मेरा फ़ोन नंबर आज भी वही है। तुम्हारे इंतज़ार में, अमर। पत्र पढ़ने के बाद अंकिता ने उस चित्र को देखा। चित्र में एक स्त्री थी, उसके केश खुले हुए थे, दोनों हाथ फैले हुए थे। उस चित्र में आसमान के सितारे धरती पर चमक रहे थे, कुछ उसके केशों में गुंथ गए थे। पेड़ पौधे धरती से निकलकर आसमान तक जा पहुँचे थे। सब कुछ उन हाथों के दायरे में था। अश्रुधारा बहने लगी थी अंकिता की आंखों से। उसके हाथ स्वतः फ़ोन की तरफ चले गए। हेलो, मैं अंकिता। कुछ पल सन्नाटा छाया रहा। अब चित्र पूर्ण हो गया। अंकिता, कब आ रही हो? कल शाम। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।